डियर स्टूडेंट्स, बहुत दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स के आ रहे थे कि सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स चालू किए जाएं। तो आज से हम सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर चालू करते हैं। आप लोगों के लिए डिवोटेड हैं और हम ये बताते हैं कि सी लैंग्वेज इज़ ए मदर लैंग्वेज। बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस बाद में बनी वो सब सी लैंग्वेज को बेस करते हुए ही बनी। जितने भी कंसेप्ट प्रोग्रामिंग के हैं वो सभी सी लैंग्वेज के द्वारा ही दिए गए कंसेप्ट हैं। तो इसीलिए इस लैंग्वेज को हम मदर लैंग्वेज बोलते हैं। इसी लैंग्वेज ने हमें प्रोग्रामिंग करना सिखाया और पूरे वर्ल्ड को एक कंसेप्ट, जो जरूरी कंसेप्ट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड थे, वो सी लैंग्वेज में ही। तो अभी मदर्स डे आ रहा है 11 मई को, तो आई डेडिकेट टू दिस टू मदर्स डे ऑल्सो। संस्कृत में श्लोक है, नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गति, नास्ति मात्र समम त्राणम, नास्ति मात्र समा प्रभा। माता के समान कोई भी छाया नहीं होती, कोई आश्रय नहीं होता, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस दुनिया में कोई भी जीवनदाता नहीं। तो हम सभी इस चीज को समझते हैं और मातृ दिनस्य शुभेच्छा और आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। इसी तरह से जैसे माता का जो रोल होता है, उसी लैंग्वेज का भी वही रोल है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की अगर हम बात करें तो उनको एक कंसेप्ट प्रोवाइड कराती है और उसको लेके ही हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग आगे कर सकते हैं। और आगे जितनी नई लैंग्वेजेस, नए डेवलपमेंट होते रहते हैं, उनको सीखने में ईजीनेस हो जाती है। सी लैंग्वेज स्टडी करते हुए हम जो मुख्य चीज़ें यहाँ पे जो सीक्वेंस हम पढ़ेंगे, उसके अंदर सी लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक्स देखेंगे हम। स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज मतलब किस तरह से हम सी लैंग्वेज को लिखते हैं, क्या उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए लिखने का, ऊपर से नीचे तक जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या टोकन्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जो कंपाइलर जिन चीज़ों को समझता है वो कैसे अंडरस्टैंड करता है। तो बिना कंपाइलर के कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। या तो इंटरप्रेटर हम के अंदर हमें काम करना होगा या फिर हमें कंपाइलर के अंदर, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली एंड ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। तो सारे कंप्यूटर डिजिटल हैं, वो बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर ही काम करते हैं। तो उनको समझाने के लिए हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे, जब हम ये कंसेप्ट लिखेंगे, एक एल्गोरिथम लिखेंगे, तो उनको समझाने के लिए हमें बीच में एक कंपाइलर की भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद सी कैरेक्टर सेट हम पढ़ेंगे सबसे पहले, और फिर कीवर्ड्स पढ़ेंगे। 32 कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि एक तरीके से लैंग्वेज के लिए ही बनाए गए हैं, एंड कंपाइलर अंडरस्टैंड्स दीज। वी कैन नॉट यूज दीज कीवर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड्स हैं ये, फॉर अदर पर्पसेस वी कैन नॉट यूज। आइडेंटिफायर पढ़ेंगे, जो कि हम डिफरेंट नेम, डिफरेंट चीज़ों के यहाँ पे कैसे रखते हैं। डेटा टाइप्स डिफरेंट तरह के अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो वो भी हम पढ़ेंगे। और वेरिएबल डिक्लेरेशन देखेंगे, किस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्पोर्टेंट पार्ट किसी भी लैंग्वेज का, कि जब हम कैलकुलेशन करने जाते हैं तो हमें कुछ लोकेशंस वहाँ पे बनाने होते हैं मेमोरी के अंदर, जिसमें कि हम डेटा स्टोर करके और कैलकुलेशंस कर पाए। एल वैल्यू यानी कि लॉजिकल वैल्यू, और आर वैल्यू यानी कि रियल वैल्यू किस तरह से एग्जैक्टली काम करती है, ये हम देखेंगे। और कांस्टेंट एंड लिटरल्स को हम यहाँ पे देखेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, और जो चीज़ें, जो वैल्यू, जितनी भी डेटा है वो चेंज नहीं हो सकता, जो उसको कांस्टेंट कहते हैं। और लिटरल्स जो स्ट्रिंग डेटा होता है वो लिटरल्स कहलाता है। सी स्टोरेज क्लास, डिफरेंट क्लासेस हैं स्टोरेज की, सी लैंग्वेज ने जो डिफाइन किया है उसको हम देखेंगे। ऑपरेटर्स पढ़ेंगे डिफरेंट तरह के, जो जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, या लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, या डिफरेंट क्या क्या ऑपरेटर्स यहाँ पे अवेलेबल है। कंट्रोल स्टेटमेंट जो है अहम पार्ट है सी लैंग्वेज का, जो कि सी लैंग्वेज ने कंसेप्ट पूरे वर्ल्ड को, प्रोग्रामिंग वर्ल्ड को एक कंसेप्ट दिया, जिसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये बहुत ध्यान से यहाँ पे पढ़ने के लिए है।
उसके बाद फंक्शन का कंसेप्ट भी सिमिलर, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो कि सी लैंग्वेज ने दिया है। पहली बार ये कंसेप्ट सी लैंग्वेज लेके आई। और उसके बाद में प्री प्रोसेसर्स हैं, या इनपुट आउटपुट हैं, एरेज हैं, स्ट्रिंग्स हैं, पॉइंटर्स हैं, और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, और लास्ट में कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो ये कुछ सीक्वेंस है स्टडी का जो कि हम यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर कितनी तरह का होता है ये हम देख लेते हैं। और ये हमने पहले भी देखा था, फंडामेंटली कुछ क्लासों के अंदर देखा था। यहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत जरूरी हो गया, इसलिए इसको थोड़ा समझना यहाँ पे जरूरी है कि जब कंप्यूटर का हार्डवेयर बन गया और उसके बाद क्या क्या सॉफ्टवेयर की यहाँ पे हमें जरूरत होती है। तो जो मेन है यहाँ पे सबसे मुख्य जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ी, तो इसके अंदर हमने यूनिक्स का डेवलपमेंट किया, और यूनिक्स के डेवलपमेंट के साथ साथ ही सी लैंग्वेज को भी बनाया गया। और बाद में सी प्लस प्लस और जावा वगैरह जो लैंग्वेजेस थी वो बनी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट जो है बाद में किया गया, और उसके लिए भी बहुत सारी लैंग्वेजेस सी लैंग्वेज के अंदर भी, हालांकि स्टार्टिंग में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बने, लेकिन बाद में कुछ उस तरह की लैंग्वेजेस आई, गुई आई, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बने, वेब एप्लीकेशंस भी आए, और वेब से रिलेटेड स्क्रिप्ट बहुत सारी आ गई। तो उसकी प्रोग्रामिंग HTML आई, और वहाँ पे प्रोग्रामिंग होने लगी। हिस्ट्री, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और सी लैंग्वेज की हिस्ट्री जो है सिमिलर है, एक जैसी है, चूंकि दोनों साथ साथ ही बनके तैयार हुए। 1957 में बेल लेबोरेटरी, जो AT&T बेल थी, AT&T स्टैंड्स फॉर अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट था, उसकी लैब के अंदर ये डेवलपमेंट चालू हुआ। और वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स को चलाने के लिए और उनकी प्रोग्रामिंग करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे पहले जरूरत थी। तो BSys ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया गया, जो कि सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। बाद में उसके लिए हाई लेवल जो लैंग्वेजेस थी उनका डेवलपमेंट चालू हुआ। तो केन थॉमसन और डेनिस रिची ने इसी लैब के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की शुरुआत की। और DCPDP-7 कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम ये किया गया। और यूनिक्स सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे 1969 के अंदर बनाया गया। 1972 में डेनिस रिची ने डी लैंग्वेज से सी लैंग्वेज को बनाया, और यूनिक्स को पूरे को दोबारा से इसी लैंग्वेज के अंदर फिर से लिखा गया। लाइनक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लुइस टॉरवाल्ड, जो कि एक स्टूडेंट थे फिनलैंड के। उन्होंने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में लेके आए, और इस तरह से डेवलपमेंट चलता रहा। अब हम टाइप्स देखते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस कितने टाइप्स की होती है। सबसे मुख्य हमने कहा कि जो हमारा कंप्यूटर जिस लैंग्वेज के अंदर मेनली रन करता है, जिसमें वर्क किया जाता है, वो मशीन लैंग्वेज है। चूंकि हमारे कंप्यूटर डिजिटल है, तो स्टार्टिंग में BCD जैसे बाइनरी कोडेड डेसिमल और ASCII कोड इसके लिए बनाए गए। ASCII की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कंप्यूटर में मेनली बाइनरी में काम करने के लिए ये कोड बनाए गए थे, जो 1 और 0 में लिखे जाते हैं। बाद में यूनिकोड का डेवलपमेंट हुआ, जो यूनिवर्सल कोड बोला जाता है। इसके बाद में असेंबली लैंग्वेज बनी, जो कि मीडियम लेवल लैंग्वेज बोली जाती है, जिसके अंदर की मेनली ड्राइवर्स और CPU की प्रोग्रामिंग मेनली की गई। तो 8085 और 8086 दो तरह की लैंग्वेजेस यहाँ पे हैं, और ये न्यूमोनिक बेस्ड लैंग्वेजेस मेनली है। अभी भी हम इनकी प्रोग्रामिंग करते हैं, और मेनली इंटेल जैसी जो CPU की कंपनियां हैं, इनके अंदर ये असेंबली लैंग्वेज लिखी जाती है। हाई लेवल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट इसके बाद चालू हुआ, और इसमें मेनली सबसे पहले सी लैंग्वेज 1972 में, उसके बाद उसी लैंग्वेज से सीख के, और C++ लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के साथ में बनाई गई। फिर जावा लैंग्वेज आई, वो भी सिमिलर सिंटैक्स को फॉलो करती है। और फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आई, जैसे जावा स्क्रिप्ट आई, तो वो भी उसी को फॉलो करती हैं। और C# और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस सिमिलर सिंटैक्स को फॉलो करती हैं। तो इसीलिए हम सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज भी कहते हैं, कि ये मदर लैंग्वेज है। हिस्ट्री देखते हैं सी लैंग्वेज की। अभी हमने हालांकि थोड़ा देखा है, तो AT&T बेल लैब के अंदर अभी हमने देखा था कि अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ जो
लेबोरेटरी थी उसके अंदर यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबली लैंग्वेज में सबसे पहले लिखा गया। फिर 1969 में केन थॉमसन और डेनिस रिची ने मिलके एक BCPL लैंग्वेज सबसे पहले बनाई, जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए बनाई गई थी, और फुल फॉर्म थी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुई क्योंकि ये बहुत वाइड और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बन गई थी। इसी से बी लैंग्वेज बनाई गई जो केन थॉमसन ने बनाई, और ये ही डेरिवेशन था BCPL से। उसके बाद इसको ठीक करते हुए 1972 में डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज इसके अंदर से बनाई, और पूरी की पूरी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा से इस लैंग्वेज के अंदर रीराइट कर दिया गया। 1978 में इसी लैंग्वेज को प्यूरिफाई करके कर्निगम एक साइंटिस्ट थे AT&T लैब के अंदर ही, तो डेनिस रिची के साथ मिलके इन दोनों ने K&R सी लैंग्वेज को पब्लिश किया। उसके बाद 1980 में C++ लैंग्वेज बजाज ने ने डेवलप की, और फिर सी लैंग्वेज को दोबारा से एडवांस करके, और NSI ने उसको NSI में एक तरीके से उसको सबमिट किया गया, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया सी लैंग्वेज का, और ये दोबारा से 1983 में NSI सी की तरह पब्लिश हुई। जावा का डेवलपमेंट इसी के ऊपर बेस करते हुए जेम्स गॉसलिंग ने 1990 में किया। तो यहाँ पे हम फिगर भी देख रहे हैं, ये डेनिस रिची और अ, ये केन थॉमसन की फोटो यहाँ पे है, और ये जेम्स गॉसलिंग जिन्होंने जावा का निर्माण किया। सी लैंग्वेज एक तरीके से प्रोसीजरल लैंग्वेज कहलाती है। प्रोसीजर कहते हैं कि हाउ टू डू ए वर्क, एक्चुअली स्टेप्स या एल्गोरिदम की अगर हम बात करें तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हुए हम उसकी एल्गोरिदम ही एक्चुअली लिखते हैं, तो स्टेप्स लिखते हैं कि हमारा इस काम को करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा। तो इसी को जो सीक्वेंस हमारा ये जाता है स्टेप स्टेप बाय स्टेप, इसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। और एंड वी राइट एल्गोरिदम एक्चुअली फॉर ए सॉफ्टवेयर। तो सी लैंग्वेज इसको फॉलो करती है, और 1972 में डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में AT&T का भी हमने एक्सप्लेन किया ही है, और यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम को रीराइट यहाँ पे किया गया। डेनिस रिची का ये फोटो हम यहाँ पे देख रहे हैं, और बाद में C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इसी के ऊपर बेस करते हुए बजाज ने स्टूस्टप ने बाद में बनाई। इसके फीचर्स देखते हैं सी लैंग्वेज के। ये मेनली सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए ही बनाई गई थी, क्योंकि अभी हमने देखा कि यूनिक्स की हिस्ट्री और सी लैंग्वेज की हिस्ट्री जो है दैट वाज साइड बाय साइड। तो इसी को डेवलप करने के लिए लैंग्वेज मेनली बनाई गई थी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए मेन लैंग्वेज है, और ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अभी मैंने बताया कि प्रोसीजर हम फंक्शन को ही कहते हैं एक्चुअली, कि कैसे हम एग्जैक्टली काम करेंगे, तो फंक्शन एक तरीके से हम इसके अंदर लिख सकते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज इसीलिए इसको कहा जाता है, और इसने डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर हमें लैंग्वेज ने दिए, कंसेप्ट दिए, जैसे इसने हमें डिसीजन मेकिंग या लूपिंग वगैरह के कंसेप्ट दिए, इसीलिए इसको स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी हम कहते हैं। और हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के फंक्शंस के अंदर भी लिख सकते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज ये इसलिए है चूंकि जब भी हम किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत आसानी से लिख पाए, और उसके बाद हम कंपाइलर के थ्रू उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, तो ऐसी लैंग्वेज को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और सी एक मदर लैंग्वेज है, जिससे आगे जाके C++, जावा, C# वगैरह डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस दी। लेकिन जो कोर कंसेप्ट जितने भी थे, जैसे जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट थे या फिर एरे, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, वो सभी सी लैंग्वेज ने ही दिए, इसीलिए इसको मदर लैंग्वेज कहा जाता है। इसके अंदर हम लो लेवल प्रोग्रामिंग और ड्राइवर्स वगैरह और कर्नल वगैरह भी बनाने की प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं, तो इसीलिए कभी कभी इसको मीडियम लेवल लैंग्वेज भी बोला जा सकता है।
अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सी लैंग्वेज का, कि कैसे इसका लिखने का जो प्रोसीजर है वो क्या है। जब हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग को करते हुए एक एल्गोरिदम हमें लिखनी होती है, और ये एक स्ट्रक्चर जो हम हमेशा फॉलो वहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला जो ब्लॉक होता है लिखने के लिए वो डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक कहलाता है, और ये मल्टी लाइन कमेंट के अंदर लिखा जाता है। इसके अंदर हम ये लिखते हैं कि एग्जैक्टली हम ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं, जो हम सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए और एग्जैक्टली क्या इसका लॉजिक होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्क्स इन टीम। तो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम कमेंट्स वहाँ पे जरूर डालते हैं। क्यों? चूंकि दूसरे जो मेंबर्स हैं टीम के, दे कैन अंडरस्टैंड इजीली कि व्हाट ए अदर मेंबर हैज डन इन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पार्ट। तो दूसरा जो उसके बाद में ब्लॉक आएगा वो लिंक ब्लॉक कहलाता है, और इसके अंदर हम डिफरेंट जो कुछ बनी बनाई लाइब्रेरी हमारे पास में है, उस लाइब्रेरी के साथ में कुछ फंक्शन वहाँ पे हैं, तो उनको कॉल करने के लिए हम लिंक वहाँ पे बनाते हैं। और ये जो है ये डायरेक्टिव हैश इंक्लूड के थ्रू ये काम हो जाता है। उसके बाद में डेफिनेशन ब्लॉक आता है। यहाँ पे साथ में एक एग्जांपल भी हमने लिया है राइट हैंड साइड में, तो अभी इस एग्जांपल को भी हम देखेंगे। डेफिनेशन ब्लॉक में मेनली हम कुछ पर्टिकुलर मैक्रोज वगैरह की या फिर सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके ये एक्चुअली हैश डिफाइन डायरेक्टिव है, उसके थ्रू होता है। हैश जिससे जितने भी यहाँ पे हम डायरेक्टिव लगा रहे हैं इनको हम डायरेक्टिव बोलते हैं, चूंकि ये एक तरीके से निर्देश हैं कंपाइलर के लिए, और ये सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले इन निर्देशों को कंपाइलर पूरा करेगा। उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन ब्लॉक आता है, जिसके अंदर हम ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे। और ये ग्लोबल डिक्लेरेशन का मीनिंग ये होता है कि हम सभी फंक्शंस में इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ग्लोबली कुछ अगर हमें डेटा की जरूरत होती है तो वो हम यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन ब्लॉक आता है, और इस मेन फंक्शन ब्लॉक के अंदर हम मेन एक कीवर्ड है जिससे हम इस फंक्शन को बनाते हैं। ये एक्चुअली टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है सी लैंग्वेज, और यहाँ पे सबसे पहले मेन ब्लॉक आता है, और बाद में जितने भी फंक्शन बाकी फंक्शन अगर हम बनाना चाहते हैं तो अनलिमिटेड फंक्शन हम यहाँ पे बना सकते हैं, और हम इसके बाद उन फंक्शंस को बनाते जाएंगे, लेकिन उनका सीक्वेंस जो कॉलिंग का सीक्वेंस है वो मेन ही निश्चित करता है। तो इसीलिए टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पे हम बोलते हैं। जब हम किसी भी फंक्शन को बनाएंगे तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोकल डिक्लेरेशन करेंगे। इसका भी एक सेट एक तरीके से सीक्वेंस है कि सबसे पहले लोकल डिक्लेरेशन हमें करना होगा। ये स्ट्रिक्टली सी लैंग्वेज इसको फॉलो करती है कि सबसे पहला काम हमें लोकल डिक्लेरेशन किसी भी फंक्शन के अंदर करना ही होगा। हम इससे पहले कुछ भी नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो एरर आएगी। और उसके बाद में हम जो जितनी भी हमारी एल्गोरिदम है वो हम 3 हिस्सों में बांट के सबसे पहले इनपुट स्टेटमेंट लिख लेंगे, फिर प्रोसेस स्टेटमेंट लिख लेंगे, और सबसे लास्ट में आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह से हम फंक्शन यहाँ पे बना सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं इसके बाद अगर हमें चाहिए तो। और सी लैंग्वेज इज फुल्ली बेस्ड ऑन फंक्शंस, तो फंक्शन बहुत अहम पार्ट है सी लैंग्वेज का। तो यहाँ पे हम फंक्शन भी बनाएंगे। फंक्शन का हेडर जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम उसका डेटा टाइप लिखते हैं कि किस तरह के डेटा को ये रिटर्न करेगा, यानी कि ये क्या एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इस तरह का डेटा इसके अंदर बनेगा और उसको रिटर्न किया जाएगा। और उसका नाम जो है वो आइडेंटिफायर यहाँ पे लिखा जाएगा, और फिर इन पैरेंथेसिस के अंदर हम उसके पैरामीटर्स को देते हैं कि क्या हम कच्चा माल उसको एग्जैक्टली दे रहे हैं। इसका भी जो सीक्वेंस रहेगा वो सेम रहेगा, पहले लोकल डिक्लेरेशन, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट करेंगे। अब एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा है वेब टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहला हमारा डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक था जिसके अंदर हम मल्टीलाइन कमेंट लगाते हैं। तो मल्टीलाइन कमेंट सी लैंग्वेज में बैकस्लैश स्टार से चालू होके और स्टार बैकस्लैश पे खत्म होता है। इसमें हम कई लाइनों में कमेंट को लिख सकते हैं, और जो कंपाइलर है दैट स्किप्स दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। जितने भी कमेंट, दो तरह के कमेंट यहाँ पे होते हैं, एक मल्टी लाइन और दूसरा सिंगल लाइन। सिंगल लाइन भी हम यहाँ पे देख रहे हैं डबल बैक स्लैश से लिखा जाता है। किसी भी लाइन में अगर हम कमेंट लिखना चाहें तो हम फिर डबल बैक स्लैश से उसको लिखते हैं।
तो ये दोनों तरह के कमेंट को कंपाइलर स्किप कर देता है, छोड़ देता है, वो इसको कंपाइल नहीं करता, बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसर। प्रोसेसर में इन कामों को हमें नहीं करना, ये हमने खुद के टीम के लिए एक्चुअली लगाए हैं, जिससे कि उनको कुछ गाइडेंस वहाँ पे मिल सके। तो लिंक ब्लॉक हमने फिर जैसे मेन यहाँ पे जो हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हमें जरूर लगानी होगी। तो ये दो फाइलों को हम इंक्लूड डायरेक्टिव के थ्रू लगा लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h, ये लेस देन ग्रेटर देन के साइन में यहाँ पे लगेगा। तो ये सिंटेक्स पर्टिकुलरली हमें फॉलो करना होगा। उसके बाद हम डेफिनेशन ब्लॉक पे आ जाते हैं, जो हमारा फोर्थ ब्लॉक है, डेफिनेशन ब्लॉक। तो डेफिनेशन ब्लॉक में एग्जैक्टली हम मैंने बताया था कि हम मैक्रोज या फिर सिंबॉलिक कांस्टेंट यहाँ पे बना सकते हैं। तो एक सिंबॉलिक कांस्टेंट हमने यहाँ पे बनाया है, हैज डिफाइंड पाई बनाया है हमने 3.14, क्योंकि एरिया कैलकुलेशन अगर हम सर्कल का करेंगे तो पाई आर स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है, तो हमें पाई की वैल्यू वहाँ पे देनी होगी। तो अब ये सिंबल जो पी आई पाई के नाम से बना है, इसकी वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली जब इसको यूज करेंगे तो 3.14 हमें वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे बन जाएगा। सिंबॉलिक कांस्टेंट बन गया है और हम इसको अब आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे प्रोटोटाइप लेंगे। यहाँ पे एग्जैक्टली एक प्रोटोटाइप का ब्लॉक और होता है, और अगर हम फंक्शन जितने भी हम फंक्शन नीचे, चूंकि टॉप डाउन अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे फंक्शंस नीचे सभी लिखे हुए हैं, क्या उनकी डेफिनेशन जो है वो नीचे हमने दी हुई है या उनको हमने मेन में कॉल किया हुआ है, और उनके प्रोटोटाइप हमें देने होंगे, यहाँ पे देने होंगे। और प्रोटोटाइप का मीनिंग होता है कि हम इसकी प्रायर इन्फॉर्मेशन कंपाइलर को दे देंगे कि ये किस तरह की वैल्यू को रिटर्न करेगा और किस तरह के पैरामीटर्स इसके अंदर होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने फ्लॉट कैल एरिया, हमारा जो नाम है फंक्शन का वो कैलकुलेट एरिया या कैल एरिया हमने रखा है, ये आइडेंटिफायर है उसका, और उसके पैरामीटर्स जो है एक फ्लोट वैल्यू वो लेगा। तो इस तरह से, और सेमी कोलन यहाँ पे हमें लगाना होगा। तो ये प्रोटोटाइप एक फंक्शन का हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। जो हेडर हम फंक्शन का बनाते हैं उसको भी कॉपी करके यहाँ पे डाल के और सेमी कोलन अगर लगा दें तो वो भी प्रोटोटाइप बन जाएगा। उसके बाद में हम फिर में ग्लोबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन अगर हमें कुछ भी रिक्वायर्ड है, जैसे यहाँ पे हमने, हालांकि ये रिक्वायर्ड नहीं है हमें, इंट एबीसी हमने सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे किया है कि ग्लोबल अगर कुछ हम डेटा रखना चाहें तो हम यहाँ पे डेटा को रख सकते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन ब्लॉक आ जाएगा। टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हुए सबसे पहले मेन फंक्शन को बनाएंगे, और यहाँ पे जैसे हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, लोकल वेरिएबल्स डिक्लेरेशन सबसे पहले हमें करना होगा, अभी मैंने बताया था। और जितने भी फंक्शंस या जितना भी एल्गोरिथम है वो सब उसके बाद में आएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं किस किस डेटा की हमें ज़रूरत होगी। तो हम फ्लोट आर और ए दो हमने यहाँ पे लिए। उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया CLR SCR, वो जरूरी है, क्लियर स्क्रीन, जो कि हमारे जो यूज़र स्क्रीन है उसको क्लियर करेगा, यानी कि वहाँ पे अगर कुछ भी हमने लिखा है तो वो क्लियर हो जाएगी। कुछ एग्जैक्टली सिस्टम भी वहाँ पे कुछ लिखता है, कुछ मैसेज देता है, तो वो भी वहाँ पे क्लियर करने के लिए CLR SCR की जरूरत हमें पड़ सकती है। प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लगाएंगे। अब इनपुट कराएंगे हम सबसे पहले डेटा को। क्या इनपुट कराने की जरूरत पड़ेगी? जब भी हम एरिया कैलकुलेशन कर रहे हैं सर्कल का, तो हमें एक रेडियस की जरूरत होगी, तो हम एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, ये हमने स्टेटमेंट यूजर को दिया। तो प्रिंटफ के थ्रू एक्चुअली आउटपुट स्टेटमेंट है प्रिंटफ, और स्कैनफ जो है इनपुट स्टेटमेंट है। इनको सब चीज़ों को हम डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे, सिर्फ हम ये यहाँ पे एग्जैक्टली एक शुरुआती दौर में हमें ये आइडिया हो जाना चाहिए कि प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में किस तरह से की जाती है। तो इसलिए इस कंसेप्ट को यहाँ पे लेना जरूरी है। इन्हीं की चर्चा हम बाद में डिटेल में एक एक चीज़ को लेके करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से लिखी जाती है। तो दो फंक्शन यहाँ पे हैं, एक इनपुट कराने के लिए, एक आउटपुट कराने के लिए। प्रिंटफ जो है वो आउटपुट फंक्शन है, जिससे कि हम कुछ भी जो यूजर स्क्रीन है उसके ऊपर हम डिस्प्ले करा सकते हैं। और स्कैनफ जो है जब हम कीबोर्ड से इनपुट कराते हैं और स्कैन वहाँ से कुछ करना चाहते हैं तो इनपुट फंक्शन की तरह यूज करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा एंटर रेडियस, तो यूजर वहाँ पे हमें रेडियस देने की कोशिश करेगा सर्कल का कीबोर्ड से, तो उसको हम स्कैन कर लेंगे। %f जो है उसका फॉर्मेट है, क्योंकि हमने ये फ्लोट डेटा टाइप लिए हैं दोनों, आर और ए।
तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्कैन किया परसेंट एफ से डेटा। ये एक्चुअली एक फॉर्मेट है डेटा का जो हमें यहाँ पे लिखना होगा। पर्टिकुलर डेटा टाइप का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो कि एग्जैक्टली डबल कोट्स में हमें यहाँ पे देना होगा। एम्परसेंट जो है वो एड्रेस ऑपरेटर है और इसको हम उस वेरिएबल के नाम के साथ में यूज करते हैं। स्कैनफ में स्पेशली हमें यूज करना होगा क्योंकि हमें स्कैनफ फंक्शन को उसका एड्रेस बताना होगा कि एग्जैक्टली आर रैम में किस लोकेशन के ऊपर बना हुआ है, जिससे कि कीबोर्ड से आने वाले डेटा को उस लोकेशन तक आसानी से हम पहुंचा सकें। तो वहाँ पे ये स्टोर कर लिया जाएगा। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करने के लिए कॉल करेंगे फंक्शन को। ये फंक्शन हमने नीचे बनाया कैल एरिया के नाम से। तो ए इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने वेरिएबल रखा है उसको एरिया को स्टोर कराने के लिए ए। तो ए इक्वल्स टू कैल एरिया और आर जो हमने यहाँ पे यूजर से लिया है रेडियस, उसको हमने उसके अंदर पास कर दिया। अब हम इसको आउटपुट कर देंगे। तो प्रिंट एफ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू परसेंट एफ और ए, यानी कि एरिया को हमने आउटपुट कर दिया। एक गेट सी एच फंक्शन और लगेगा यहाँ पे। गेट सी एच इज आल्सो ए अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के अंदर से आता है। तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली इसको बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हम यहाँ पे गेट सी एच को यूज कर रहे हैं। फिर हम जो हमने फंक्शन यहाँ पे प्रोटोटाइप में लिखा था कि ये फंक्शन हम बनाएंगे, इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे देंगे। नीचे जितने भी फंक्शन की रिक्वायरमेंट है वो सब हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो इसका रिटर्न टाइप सबसे पहले हमने लिखा है फ्लोट है और इसका नाम जो है कैल एरिया है। आइडेंटिफायर कैल एरिया हमने इसको रखा है, यानी कि कैलकुलेट एरिया। और इसमें हमने फ्लोट रेडियस जो पैरामीटर है यहाँ पे उसको डिक्लेरेशन कर दिया। यहाँ पे हमने प्रोटोटाइप में सिर्फ फ्लोट लिखा था, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिफायर भी हमें लिखना होगा। और ये इसी का लोकल डिक्लेरेशन एक्चुअली है, फंक्शन का लोकल डिक्लेरेशन में ही आएगा रेडियस भी अगर पैरामीटर्स में डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद में हम यहाँ पे एक एरिया टाइप भी ले सकते हैं। यहाँ पे गलती से ये इंट एरिया लिखा गया है, लेकिन ये फ्लोट एरिया हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद में एरिया इक्वल्स टू, और प्रोसेस जो भी होगी हमारी कर देंगे, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला में लगाना है। तो एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू रेडियस कर देंगे और फिर रिटर्न कर देंगे हम एरिया को। और ये एरिया रिटर्न होके कहाँ पे जाएगा, ए में जाके स्टोर हो जाएगा और यहाँ से हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। अब सबसे पहले हम इसको जरा आप लोगों को बता दें कि कैसे हम इसकी प्रोग्रामिंग जब रियलिटी में हम करेंगे तो हम कहाँ पे एग्जैक्टली करेंगे। तो आप इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए नॉर्मली स्टूडेंट्स डू दिस प्रोग्रामिंग इन टर्बो सी। टर्बो सी में मेनली प्रोग्रामिंग करते हैं। तो टर्बो सी को पहले सबसे पहले आजकल डॉस बॉक्स के नाम से आती है टर्बो सी, और चूंकि विंडोज 7 के बाद से टर्बो सी जो है वो इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन करना जरा मुश्किल है। तो बाद में डॉस बॉक्स इसको बना दिया गया। तो डॉस बॉक्स के नाम से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ इस तरह से देखो आ जाएगी ये ना, विन 7++ के नाम से आ जाएगी। और ये जो है इस तरह से डाउनलोड होगा etc++ के नाम से इस तरह से आएगी। अब इसको हम यहाँ से अनजिप कर लेंगे। अगर इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने से ये अनजिप इस तरह से हम कर सकते हैं। और जब इसको हम एक्सट्रैक्ट टू कर लेंगे और जब एक पर्टिकुलर पाथ में दिखाएगा और इसको हम करने के बाद, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इस तरह का फोल्डर यहाँ पे बन जाएगा TC++। और इसके अंदर देखो ये अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारी रन हो जाएगी। तो अगर हम इसको परमानेंटली अपने डेस्कटॉप पे यहाँ से भेजना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेंड टू डेस्कटॉप यहाँ से कर लेंगे। सेंड टू डेस्कटॉप अगर हम करेंगे तो वहाँ से शॉर्टकट बन जाएगा। तो शॉर्टकट भी पहले से वहाँ पे बना हुआ है, ये शॉर्टकट यहाँ पे बना हुआ है। तो इस शॉर्टकट को अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा डॉस बॉक्स जो है वो चलने लगेगा। इस तरह से आप इसका सेटअप आप अपने कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे मैसेज आ रहा है प्रेस एंटर, और हम एंटर को प्रेस कर देंगे तो इस तरह से ये रन हो गया और चालू हो गया। इसको फुल स्क्रीन पर करने के लिए ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो अब ये फुल स्क्रीन पे आ गया। अब सबसे पहले हम एक यहाँ पे प्रोग्राम बना के देखते हैं। ऑल्ट एफ करके सबसे पहले एक न्यू फाइल ले लेंगे
और न्यू फाइल का नेम हमेशा यहाँ पे हम हमें दिखाई दे रहा है नो नेम 00.cpp। cpp एक्सटेंशन इसका है C++ की, क्योंकि यहाँ पे फाइल तैयार हो रही है ये। इस टर्बो सी के अंदर हम सी लैंग्वेज और C++ दोनों की प्रोग्रामिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये C++ की प्रोग्रामिंग के लिए बनाया गया है, लेकिन सी की प्रोग्रामिंग क्योंकि सी मदर लैंग्वेज है, उसी दोनों जो है वो रिलेटेड है, और तो हम सी की प्रोग्रामिंग भी यहीं पे कर सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे अभी अभी हमने देखा कि हम कैसे सिंटैक्स उसका लिखते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ हम उसको लिखते आएंगे। अब यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, ऐड टू इंटीजर का प्रोग्राम लेते हैं एक, कि दो किस तरह से हम दो इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक हम बनाएंगे, और डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉक बनाते हुए हम बैकस्लैश और एस्ट्रिक के बीच में ही लिखेंगे जो भी हमें लिखना है। जैसे हम लिखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को ऐड करने का हम यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम लिंक ब्लॉक बनाएंगे, हैश इंक्लूड। ये हम ध्यान रखेंगे कि जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, तो हम सारा कुछ प्रोग्रामिंग जो है हमें स्मॉल लेटर्स के अंदर ही करनी है, ज्यादातर कुछ एक आध चीज को छोड़ के। तो stdio.h हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया इस फाइल को, और स्पेलिंग्स का हम खास ध्यान रखेंगे कि कुछ भी अगर गलत हुआ तो फिर वो एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। हैश इंक्लूड एक दूसरी फाइल, ये दोनों फाइलें जरूरी हैं क्योंकि हमेशा प्रोग्राम इन दोनों का तो यूज कम से कम करता ही करता है, और बाकी हम धीरे धीरे सीखेंगे और क्या क्या फाइलें हमें इंक्लूड करनी होंगी। तो हैश इंक्लूड conio.h भी हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम अगर कुछ डिफाइन करना चाहें तो हम यहाँ पे डिफाइन डायरेक्टिव भी लगा सकते हैं, हैश डिफाइन, जैसे हमने वहाँ पे किया था पाई किया था। हालांकि यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है क्योंकि हम एडिशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम फंक्शन बनाना चाहते हैं तो हमें फंक्शन का प्रोटोटाइप भी लगाना होगा, वो हम बाद में लगाएंगे। और अगर हमें लोकल डिक्लेरेशन, अगर ग्लोबल डिक्लेरेशन है वो अगर हमें करना है तो इस तरह से हम ग्लोबल डिक्लेरेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। कोमा लगेगा बीच में, ए कोमा बी कोमा इंट, इस तरह से यहाँ पे डिक्लेरेशन होता है। ए कोमा बी कोमा सी, नाम कुछ भी हो सकता है आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर के रूल भी अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली कैसे। तो सबसे पहले अब मेन फंक्शन ब्लॉक को बनाएंगे void मेन। void का मतलब है नो डेटा, तो किसी डेटा को ये मेन रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे void लगाया है। और इसके पैरामीटर्स भी void हैं, तो हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं और इसके अंदर भी हम void भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से कुछ बनेगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लोकल डिक्लेरेशन हमें करना होगा। हमें 3 वेरिएबल की मेनली जरूरत पड़ेगी। num1 एक ले लेते हैं, फिर हम एक num2, और फिर हम यहाँ पे एक सम भी ले लेते हैं। और हर एक स्टेटमेंट के आखिर में एक हमें सेमीकोलन लगाना होगा टर्मिनेशन के लिए। एक मैंने बताया था कि हम CLR SCR एक फंक्शन यहाँ पे लगा देंगे जिससे कि हमारी स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाए। ये फंक्शन मेनली conio.h के अंदर से है, तो इसीलिए हमने conio.h को यहाँ पे इंक्लूड किया। अब यहाँ पे printf फंक्शन लगाएंगे। printf फंक्शन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल के अंदर से है, stdio.h के अंदर से है, तो हमने इसलिए वहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। और अब हम इसको एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर लिखते हैं क्योंकि 2 नंबर हमें यहाँ पे एंटर कराना है, फर्स्ट नंबर। और यहाँ पे न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस लगा देता है जिससे कि कर्सर इसे लिखने के बाद न्यू लाइन में चला जाए, और वहाँ पे हम जो भी वो डेटा एंटर करा है उसको स्कैन कर लें। और इसीलिए हम उस टाइम पे फिर स्कैनफ फंक्शन यहाँ पे लगा देते हैं। और इंटीजर टाइप डेटा इनपुट करा रहे हैं तो %d जो है वो स्पेसिफायर यहाँ पे हमने लगा दिया। और हमने एड्रेस ऑफ num1, पहला जो वेरिएबल जो हमने पहले
डेटा के लिए रखा है वो लगा देंगे। अब हमें दूसरे डेटा के लिए यानी कि num2 के लिए भी सेम लाइनें लिखनी होगी, तो हम इन्हीं को सेलेक्ट करके और कॉपी कर सकते हैं। तो एडिट में अगर जाएं हम ऑल्ट ई से, जितने भी ये हमारा ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मेनू है और इसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो यहाँ पे रेड है। तो इसको एक्सेस करने के लिए मेनू को हम इस, अगर ऑल्ट के साथ में हम इस पर्टिकुलर वर्ड को प्रेस करते हैं तो हमारा ड्रॉप डाउन मेनू उस चीज का पर्टिकुलरली खुल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे ऑल्ट ई किया तो एडिट मेनू खुला, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और ये क्लिप बोर्ड के ऊपर हमने वर्ड पढ़ते हुए ये चीज देखी थी क्लिप बोर्ड क्या होता है, और इसको हम पेस्ट कर लेंगे फिर यहीं से एडिट में ही जाके और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फिर इसका ये सिलेक्शन भी यहाँ पे हटा लेंगे। अब इसको हम चेंज कर देंगे स्टेटमेंट को, फर्स्ट की जगह हमें सेकंड लिखना होगा, सेकंड नंबर, और यहाँ पे 1 की जगह हम यहाँ पे 2 कर देंगे। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हमें कैलकुलेशन करनी है, प्रोसेस करना है, तो सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2 ये हम यहाँ पे लिख देंगे और फिर इसको प्रिंट कर देंगे हम स्क्रीन के ऊपर। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट से होगा और यहाँ पे कुछ अगर मैसेज देना चाहें तो हम लिख देंगे आफ्टर एडिशन इक्वल्स टू फॉर्मेट स्पेसिफायर %d और यहाँ पे कॉमा लगा के लिख देंगे सम के अंदर से आएगा। और एक फंक्शन गेट ch यानी कि गेट करेक्टर अनफॉर्मेटेड इनपुट है, तो ये यहाँ पे लगा देंगे। और फंक्शन की अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं, तो इसको सबसे पहले हम सेव कर देंगे। तो ऑल्ट F में जाके हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पे सेव फाइल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो ये पाथ एग्जैक्टली यहाँ पे दिखा रहा है कहाँ पे सेव हो रहा है, डी के अंदर, टीसी के अंदर, बिन के अंदर नो नेम डॉट cpp है, तो वहीं पे बिन में ही सेव होगा ये। अभी हमने डी के अंदर ही उस अपने जो सॉफ्टवेयर था हमारा डॉस बॉक्स उसको अनजिप किया था, डी फोल्डर में टीसी के अंदर हो गया था वो, तो उसी का हमें ये पाथ यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर हम ये नाम इसको कुछ देंगे तो वहीं पे जाके सेव भी हो जाएगा। अगर हम किसी दूसरे डायरेक्शन में सेव करना चाहें तो हमें यहाँ पे फिर पाथ वो पूरा लिखना होगा, अदरवाइज ये डिफॉल्ट पाथ में सेव हो जाएगा। तो इसको नाम दे देंगे जैसे add.c क्यों देंगे, चूंकि ये हम सी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो एक्सटेंशन जो है .c होगा और .cpp डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। अगर हम नहीं देंगे तो वो डिफॉल्ट एक्सटेंशन लग जाएगा, C++ की फाइल बन जाएगी, लेकिन हमें सी की फाइल बनानी है इसलिए हम उसके आइडेंटिफायर के साथ एक .c भी जरूर लिखेंगे। ओके कर देंगे तो ये हमारा प्रोग्राम जो है सेव हो गया। देखो यहाँ पे नाम भी चेंज हो गया, जो पहले नो नेम .cpp यहाँ पे आ रहा था अब वो चेंज होके add.c हो गया। अब इसको हम यहाँ पे रन करना चाहेंगे, ऑल्ट आर से रन करेंगे इसको और एक एरर यहाँ पे दिखा रहा है अननोन प्रोसेसर डायरेक्टिव, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हुई है तो उसकी वजह से ऐसा दिखा रहा है ये, और यहाँ पे n। तो कोई भी एरर अगर आती है तो उसको हम 2 बार यहाँ पे एंटर पहले करेंगे और उसी लोकेशन पे एग्जैक्टली हमारा कर्सर होगा तो वहाँ पे हम जाके चेंजेस उसके कर सकते हैं, फिर से हम उसको सेव करके और हम उसको फिर से रन कर सकते हैं। इस तरह से एग्जैक्टली रन हो जाएगा। एक एरर अनडिफाइंड सिंबल गेट ch जो है उसकी स्पेलिंग भी गलत हो गई है, तो हम यहाँ पे उसको ठीक कर लेंगे। इस तरह से हम अपने एरर्स को भी दूर कर सकते हैं और उसको फिर से सेव करके हम रन कर देंगे। तो इस तरह से रन हो जाएगा और फिर हम यहाँ पे नंबर दे देंगे, जैसे हमने पहला नंबर दिया 3 और एंटर मारा, उसके बाद सेकंड नंबर ये आस्क कर रहा है तो हम दे देंगे 4 जैसे और एंटर मारेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा आ जाएगा आफ्टर एडिशन इक्वल्स टू 7। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे हमने देखा कि कैसे एग्जैक्टली हम प्रोग्रामिंग यहाँ पे करेंगे। और आगे आप इसको सब्सक्राइब कर लें, देखते रहें जिससे कि आपको ये सारे प्रोग्राम